हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आज हम शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट आपकी 9 है और कोड 508 है। तो चलिए आइए फिर शुरू कर देते हैं, देख लेते हैं। इसमें से आज हम 2 क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, और फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तित्व का जो एकीकृत विकास होता है उससे हम क्या समझते हैं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, अथवा शारीरिक शिक्षा के 5 मुख्य परिणामों को वर्णित करना है। क्वेश्चन एक ही है, जो उसके लक्ष्य और उद्देश्य होंगे वही आपके 5 मुख्य परिणाम होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि सामान्य शिक्षा के समान शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य अच्छी तरह से नियोजित गतिविधि कार्यक्रमों के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व को उसकी संपूर्णता में विकसित करना है। और दूसरे शब्दों में कहें तो शारीरिक शिक्षा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास या व्यक्ति के व्यक्तित्व पौष्टिक विकास पर लक्ष्य करता है। यानी शारीरिक शिक्षा का यहाँ पे मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व को पढ़ चुके हैं, पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी का विकास करना, पर्सनालिटी को डेवलप करना ही शारीरिक विकास होता है। सीधी सी बात है, दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि हम पर्सनालिटी के अंतर्गत क्या आता है, व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या आता है, हमारी शरीर के अंदर की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं। और शारीरिक शिक्षा का भी मतलब वही होता है। तो शारीरिक शिक्षा का मतलब ही होता है कि एक व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। एक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने में व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक पहलुओं को शामिल करता है, जो राष्ट्र के विकास प्रक्रिया में योगदान देने में सक्षम है। तो एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनने में, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करने में या फिर शारीरिक शिक्षा को विकसित करने में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे शारीरिक है, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और नैतिक जो पहलू होते हैं इनका विकास करना जरूरी होता है। और इस प्रकार शारीरिक शिक्षा का अर्थ एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सावधान, संवेदनात्मक रूप से उन्नत बनाना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से, मानसिक रूप से, संवेदनात्मक रूप से जो है उन्नत बने, ऊंचा हो, विकास हो उसका, यानी उसका जो शरीर का विकास है सभी तरफ से विकसित हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का मतलब है व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक व संवेदनात्मक रूप से उन्नत बनाना। उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति सुविचारित कदम है, और ये एक लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त विशिष्ट और यथार्थ साधन है। उद्देश्य किसी चीज़ का, आपका एक उद्देश्य है, आपका क्या एम है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपका क्या उद्देश्य है कि आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यही उद्देश्य लेके तो आप चल रहे हैं, तभी हम टीचर बनेंगे या बने रह पाएंगे। तो ये होता है लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो काम आप करते हैं वो उद्देश्य कहलाते हैं, तो क्योंकि वो साधन होते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के जो मुख्य परिणाम क्या है वो देख लेते हैं, यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, यह उस स्थिति को बताता है जहाँ एक व्यक्ति ने अधिक धैर्य, गति और शक्ति आदि विकसित कर लिया है। शारीरिक स्वस्थता एक सुखी, तंदुरुस्त और प्रचुर जीवन के लिए अनिवार्य है। विविध शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी के दौरान शरीर की सभी महत्वपूर्ण मांसपेशियां अभ्यासित होती, जो शारीरिक स्वस्थता के सभी घटकों का विकास करने में सहायता करता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप खुश हैं, हेल्दी है तो आपको लग रहा है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। जी नहीं, खुश रहना और हेल्दी रहना शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कहलाता। शारीरिक रूप से स्वस्थता कहलाती है जब आप गुस्सा ना करें, आप में चिड़चिड़ापन ना हो, ठीक है ना, दूसरों की भावनाओं को आप समझें। ये होता है शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान। जो हम अभी डिफिनेशन दे के आए हैं, क्या हम अर्थ दे के आए हैं, शारीरिक रूप से व्यक्ति का मतलब होता है कि व्यक्तित्व, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेदनात्मक रूप से भी वो क्या हो, स्वस्थ हो, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरा देख लेते हैं सामाजिक रूप से सक्षम व्यक्ति क्या है। तो यह सामूहिक जीवन के लिए किसी के पर्याप्त अनुकूलन से संबंध है, और शारीरिक शिक्षा गतिविधियां समन्वय, दूसरों के प्रति आदर, निष्ठा, खेल भावना, आत्मविश्वास आदि जैसी विशेषताएं विकसित करने का
पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। ये सभी गुण एक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करते हैं। सामाजिक रूप से समक्ष क्या होता है? सामाजिक रूप से देखिए, समाज में हम सभी तरह के लोग रहते हैं, ठीक है ना। सभी के लिए हमारा व्यवहार, सभी के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। हर किसी को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अनुकूलन, एडजस्टमेंट जो होता है वो हो जाना चाहिए, ठीक है ना। निष्ठा की, ईमानदारी की भावना हमें रखनी चाहिए। चीटिंग नहीं करनी चाहिए। बच्चों की बात चले तो उनमें खेल भावना जो वेरी जरूरी है, और जिसे हम बोलते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है। तो सामाजिक रूप में ही आते, जब बच्चे समाज में घुलते मिलते हैं, साथ में रहते हैं, तो ये भावना उनमें ऑटोमेटिक आ जाती है। तो सभी गुण जो है एक व्यक्ति में होने चाहिए, ठीक है ना। तो सामाजिक रूप से जो समक्ष होता है और वो अच्छा नागरिक बनने में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, और हमारा अगला है संवेदनात्मक रूप से संतुलित। इसका अर्थ है कि आपकी संवेदनाओं को नियंत्रित और नियमित करने में समर्थ होने से, ताकि जीवन अधिक संतुलित या साधनपूर्ण संवेदनात्मक स्थिति तक पहुंचने में समर्थ होना, जब आप उन्हें चाहें। देखिए, यहाँ पे संवेदनात्मक रूप से, संवेदना का मतलब यहाँ पे माइंड से ही हो जाता है, ठीक है ना। मानसिक रूप से यदि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, यदि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप में चिड़चिड़ापन है, थोड़ी सी बात में आप गुस्सा हो जाते हैं, आप किसी से ईर्ष्या करने लगते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए। आपको अपने आप को बिल्कुल बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो ये होता है संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अगला है वो है मानसिक रूप से शक्तिशाली। मानसिक रूप से शक्तिशाली में देखिए, है स्मृति, निर्णय, निर्माण और तार्किक शक्ति का विकास करने का लक्ष्य करता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली होगा, जिनका माइंड यानी आईक्यू लेवल जो है ज़्यादा है, आईक्यू लेवल अच्छा है, वो व्यक्ति 100% मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज का टाइम है, आज के टाइम में हर एक काम में मानसिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम अपने मस्तिष्क का यूज करते हैं, ब्रेन का यूज करते हैं। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? ब्रेन का यूज करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे हम, आपको कोई निर्णय लेना है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप किसी और के बजाय अपने आप से पूछेंगे, सोचेंगे। और सोचने वाली जहाँ पे ताकत होती है, तार्किक शक्ति जहाँ पे आती है, वहाँ पे आदमी जो उसको सॉल्व कर लेता है प्रॉब्लम को, मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति कहलाता है। आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध। आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध का मतलब होता है यहाँ पे अध्यात्म से जुड़ना, ईश्वर की राय पे। जनरली हम लोग यही कहते हैं कि अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ही होता है कि ईश्वर के चरण में जाना। लेकिन ईश्वर के चरण में जाने के लिए हमें मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा माइंड यदि कह रहा है कि हमें वहाँ पे सुकून मिल रहा है, हमारे मन को, हमारी आत्मा को बहुत शांति वहाँ पे मिल रही है। हम कहते हैं जनरली कि आज मैंने इनका प्रवचन सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत सुकून मिला, मेरा दिन बहुत अच्छा गया। तो वो क्या है? आप अध्यात्म की ओर झुक रहे हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप में एक नई चेतना आ रही है, आप में एक नया परिवर्तन आ रहा है, आप लोगों को समझ रहे हैं। तो इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, खासतौर पे एकता। अगर हम अपने भारत की बात करें, देश की बात करें, तो जो लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं वो देश को आगे उठाने में, आगे बढ़ाने में, देश का विकास करने में बहुत बड़ा उनका योगदान होता है। तो आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध भी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त होने के लिए क्या सामाजिक लाभ हैं? बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों में, ठीक है ना, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उसमें बच्चे यदि बिजी रहे तो उनके लिए क्या लाभ हो सकते हैं? सामाजिक लाभ। तो देखिए, बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा के सामाजिक लाभ विशेष रूप से मूल्यवान हो सकते हैं और आवश्यक जीवन कौशलों को प्रदान करते हैं। खासतौर पे खेल कूद के माध्यम से जनरली हम कहते हैं कि बच्चों को जो है खेलने देना चाहिए, क्योंकि उनमें जो संवेदनात्मक विकास होता है वो तो होता ही है, संज्ञानात्मक विकास भी उनमें होता है, समझ उनमें बढ़ती है, ठीक है ना, समूह की भावना उनमें आती है। बहुत से खेल जो होते हैं टीम कार्य के विचार पर केंद्रित होते हैं, यानी समूह की भावना पर। और एक बच्चा अपने साथियों की अपेक्षा बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी हो सकता है, किंतु फिर भी वह कभी कभी बॉल पास करना जब तक नहीं सीखता, उसकी टीम संभवतः विजेता नहीं होती है। यानी कि जो हम खेल जनरली जो बच्चे साथ में खेलते हैं, समूह में खेलते हैं, ठीक है ना, यदि क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, तो इसमें जीत जो होती है किसी एक पर डिपेंड नहीं होती है। इसमें जीत का जो सेहरा होता है सभी पर होता है, लेकिन उनमें से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो
जो उस चीज को बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, इसके विपरीत एक नवयुवक जो एक श्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं है सीख सकता है और समर्पित खेल और सहयोगियों की सहायता एक टीम को विजय दिला सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जिससे गेम नहीं आता है और अगर उस गेम को वो खेल रहा है तो वो नहीं जीत सकता। यदि वो सीखे तो सीखने की भावना उसमें यदि है तो वो सीख के उस गेम को भी खेल सकता है, जीत सकता है। और एक टीम जिसके खिलाड़ी औसत कौशल है किंतु उपरोक्त औसत टीम कारकुन को हरा देगा जो अनुभवी है। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक टीम जिसके खिलाड़ी औसत कौशल के हैं किंतु उपरोक्त औसत टीमकार उनको हरा देगा जो अनुभवी है। देखिए, अनुभव तो हर जगह जो होता है काम आता ही है, लेकिन कभी कभी जो बोलते हैं ना कौशल, आपने क्या चीज सीखा है, आपके अंदर इस चीज को करने की निपुणता है। यदि आपको पता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, मैच खेल रहे हैं, उस प्लेयर को पता है को बहुत अच्छे से नहीं खेल पाएगा, लेकिन यदि टीम भावना उसमें है, उसको और खिलाड़ियों का साथ मिल रहा है और उसको लगता है कि हाँ वो कर लेगा, तो 100% जो उसके सामने अच्छा बढ़िया एक्सपर्ट इंसान बैठा उसको भी वो हरा सकता है। तो ये भावना जो है मन से आनी चाहिए। टीम के साथ में सहायता जो सहयोग की भावना होती है उससे आती है। एक टीम के साथ खेलना बच्चों को सिखाता है कि कैसे साथियों के साथ कार्य करते रहते हैं और कैसे प्रशिक्षकों और अन्य वयस्कों के साथ सकारात्मक अंतःक्रिया करते हैं। और एक प्रशिक्षक के साथ सार्थक और प्रभावशाली संबंध बच्चों का उनके जीवन के अन्य परामर्श संबंधों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जनरली जब हम समूह में खेलते हैं तो हम देखते हैं सभी तरह के बच्चे होते हैं, उनके खेलने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। अब जो मेन होता है, जो उन सभी को खिला रहा है, टीम का जो मैनेजर होता है, वो बताता है बच्चों को। जो प्रशिक्षक होता है वो कहता है कि इस बच्चे को देखो, इस बच्चा इस तरह से खेल रहा है तो आपको भी इस तरह से खेलना है, इस तरह से करना है। या फिर दूसरे बच्चे से बोलता है कि आप इस बच्चे को देखो जो इस तरह से खेल रहा है, आपको इस तरह करना है। तो बच्चे एक दूसरे से ही बहुत कुछ सीखते हैं और ये प्रोत्साहन भी इससे बढ़ता है बच्चों में। एक दूसरे के साथ कार्य करने के लिए उन लोगों को प्रेरित करता है जो कि एक साथ अच्छे से न रहते हो। यहाँ एक अत्यंत मूल्यवान कौशल है, चूंकि आप मुश्किल से चुनते हैं कि कौन आपका बॉस होगा, लेकिन जो आपसे मतभेद रखते हैं के साथ कार्य करने की योग्यता। ऐसी स्थिति में जहाँ दूसरे इसे खो सकते हैं, आप अंततः इस कार्य को कर सकते हैं। तो टीम भावना में यही होता है, ईगो भी होता है लेकिन रिस्पेक्ट भी होता है। हमें बहुत कुछ उसमें, अगर हम कुछ खोते भी हैं तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। शारीरिक शिक्षा सफलता और असफलता का सामना करना सीखने का एक तरीका होता है और हो सकता है कि यह मैदान में अपने आप को हार में उबारने और बाद में कार्यकाल में इससे उबारना अच्छी तरह सीखना होता है। बच्चे देखिए खेलते हैं, सीखते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। कभी वो हारते हैं और जब हारते हैं तो उनमें लगता है कि किस वजह से हारे हैं। नेक्स्ट टाइम उस गलती को रिपीट नहीं करते और अगले टाइम में वो जीत जाते हैं। तो ये हार जीत जो है चलती रहती है, ठीक है। और ये कौशल होता है जो उनके लिए मूल्यवान होता है। कोई भी एक घमंडी विजेता को पसंद नहीं करता और खेल सिखाता है कि कैसे हारे हुए प्रतिस्पर्धी को अगले किए हुए बिना एक जीत का उल्लास मनाया जाए। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि व्यक्तित्व के एकीकृत विकास से आप क्या समझते हैं और शारीरिक स्वास्थ्यता के 5 घटकों का विस्तृत वर्णन करना है। शारीरिक स्वास्थ्य के 5 घटक कौन कौन से हैं आपको यहाँ पे बताने हैं। तो व्यक्तित्व के एकीकृत विकास से आप क्या समझते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के 5 घटकों का यहाँ पे वर्णन करना। तो देखिए, व्यक्तित्व का जो एकीकृत विकास, व्यक्तित्व एक व्यक्ति द्वारा अधिकृत लक्षणों के गतिशील और संगठित समुच्चय के रूप में परिभाषित हो सकता है। हम व्यक्ति की डिफिनेशन पहले ही देख के आ चुके हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो व्यक्ति में एक क्या क्या गुण है, उसके बोलने की पर्सनालिटी, उसका बोलना, उसका हंसना, उसका चलना, बात करने का ढंग, ये क्या है, व्यक्तित्व ही तो कहलाता है ना। तो जो अद्वितीय रूप से उनके संज्ञानों, प्रेरणाओं और विविध परिस्थितियों में व्यवहारों को प्रभावित करता है, जो एक व्यक्ति से संबंध होता है। व्यक्तित्व विकास करते हैं व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन के बारे में बाह्य और आंतरिक समृद्धि और श्रृंगार लाना, जो जस्ट अभी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। बात करने का ढंग, बोलने का, चलने का, हंसने का, ये सभी चीजें जो होती है व्यक्ति के व्यक्तित्व कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति से पृथक होता है। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो पृथक होता है, जो विकसित होता है, परिष्कृत होता है और परिभाषित हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो इस व्यक्ति का आज व्यक्तित्व आपको अच्छा लग रहा हो तो कल उसका व्यक्तित्व अच्छा लगे। हो सकता है किसी तीसरे पर्सन का, चौथे पर्सन का आपको व्यक्तित्व अच्छा लगे, उसका ना लगे, ठीक है ना। यह प्रक्रिया किसी एक विश्वास बढ़ाने, संप्रेषण सुधारने,
ठीक है ना। भाषा बोलने की योग्यताएं, किसी के ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत करना, निश्चित मौकों कौशलों को विकसित करना, जो हम आपको भी बोल रहे थे। जस्ट अभी हमने आपको बताया कि बोलने की कला है ना, कपड़े पहनने की जो कला होती है वो भी व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आती है। ये सभी चीजें होती हैं। व्यवहार सीखना, शैली जोड़ना, ठीक है ना। किसी को मनोहर तरीके से दिखने के लिए कि हम बहुत अच्छे अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे कपड़े पहन लीजिए। बातचीत और सकारात्मक के साथ किसी को हृदयंगम करना, आनंदित करना, आपके बात से कोई खुश हो जाए, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सभी व्यक्तित्व ही तो होते हैं, व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आती हैं। शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से एक बच्चा अपनी शारीरिक संरचना विकसित करता है और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। और स्वस्थता कुछ विशिष्ट गतिविधि को प्रभावी रूप से और सामर्थ्यपूर्ण पूरा करने की योग्यता के रूप में परिभाषित हो जाती है। कहा जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थता का एक स्वस्थ मानक होता है, उत्पादक जीवन का अगुवा है और आपके पूर्ण सामर्थ्य तक पहुंचने की संभावना को समृद्ध करता है। यानी कि यदि आप स्वस्थ है, स्वच्छ है, तो आपका व्यक्तित्व भी स्वच्छ है, आप व्यक्तित्व में भी पहचाने जाएंगे। यदि आप स्वस्थ हैं, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, तो आप बहुत आगे जाएंगे, आप अपने जीवन में समृद्धि लाएंगे, आप उन्नत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप वहीं पे स्वस्थ नहीं है, आपका व्यक्तित्व ठीक नहीं है, तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे 5 घटक देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके। वो 5 घटक आपके हैं: सहन शक्ति, ताकत, लचीलापन, गति और तंत्रिका मांसपेशी समन्वय। ये 5 घटक हैं जो धारण करता है, ठीक है ना, स्वस्थता के। ये चीजें 5 व्यक्तियों में होना जरूरी है। जब हम तीव्रता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त समय तक शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो हम अपने फेफड़े को अधिक कार्य के लिए तैयार करते हैं और हृदय को सामर्थ्यपूर्ण पंप करने के लिए तैयार करते हैं। आप जनरली देखिए, जब आप वॉक पे जाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो आपका जो हृदय होता है, कितना तेज फेफड़ा बिल्कुल पंपिंग करने लगता है और तेज तेज सांसें आप लेने लगते हैं, ठीक है ना। यह हमारी सहन शक्ति को प्रशिक्षित करता है। ये हमें बताता है कि हम कितनी देर तक, और कभी कभी तो बिल्कुल हम हाफते हुए बैठ जाते हैं कि नहीं, अब हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं दौड़ सकते हैं, हम नहीं चल सकते हैं। ये हमारी क्षमता को दिखाता है। सहन शक्ति का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय रोगों से बचाने में सहायता करता है और न्यूनतम प्रयास से व्यायाम करने की योग्यता सहन शक्ति को स्वस्थता का सबसे महत्वपूर्ण घटक बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और न्यूनतम से यानी कम से, सबसे पहले आप कम एक्सरसाइज करिए और फिर धीरे धीरे उसके टाइमिंग को बढ़ाइए। पहले आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थकान लगेगी, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसके टाइम को डेली करिए और टाइम को बढ़ाते जाइए, 1 मिनट आगे करते जाइए, तो आप उस चीज को कर लेंगे। तो ये सहनशीलता होती है। आप दौड़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, पहले आप धीरे से स्टार्टिंग करिए, फिर धीरे धीरे उसके टाइम को बढ़ाइए, अपनी स्पीड को भी धीरे धीरे बढ़ाइए, तो आप में सहन शक्ति जो होती है वो आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है। दूसरा देख लेते हैं कि जब हम कम या अधिक शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हम बेसवाल पर बैठ घुमाने या तैरने में हमारी मांसपेशियों का उपयोग प्रतिरोध के विरुद्ध प्रयास प्रदान करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से जब हम भारोत्तोलन का प्रशिक्षण लेते हैं। यानी अब यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जब हम शारीरिक गतिविधि करते हैं तो तेज से करते हैं, ठीक है ना, अधिक शारीरिक गतिविधि करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कम शारीरिक गतिविधि का, कम या अधिक शारीरिक गतिविधि का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं। भारोत्तोलन जो होता है, देखिए पहले उसमें हम धीरे से उसको क्या करते हैं, हाथ से घुमाते हैं धीरे से और फिर छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कम और उसके बाद अधिक का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो शक्ति हमारे जीवन को असमानता बनाती है, आसानतम यानी आसान बनाती है। और यदि आपके पास पर्याप्त ताकत है तो एक भारी खरीदारी की ट्राली के ऊपर धकेल सकते हैं, एक बगीचे के रोड को खींचना अधिक आसान होगा। लेकिन आपके पास शक्ति है, तो यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। आपके पास शक्ति है तो बहुत सारे गेम्स हैं जिन्हें आप विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं कि वास्तव में मैदान में जाने से पहले हम प्रायः कुछ प्रकार के उत्साह बढ़ाने वाले व्यायाम करते हैं। जनरली देखिए, आप जब क्रिकेटर होते हैं तो जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वार्मिंग करते हैं ना, वार्म अपने शरीर को गर्म करते हैं, मांसपेशियों को, बैट बल्ला लेके हाथ को घुमाते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनके बॉडी में क्या आ जाए, लचीलापन सा आ जाए, ताकि हाथ को घुमाने में, खेलने में उनकी जो मांसपेशियां शिथिल हो जाए। तो ये क्या होता है, ये किसी भी काम को करने के पहले एक एक्सरसाइज होती है अपने शरीर को ढीला करने के लिए। बैडमिंटन है, वॉलीबॉल खेलते समय जो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है, इसलिए उसके पहले चीजें हम सब करते हैं। तकनीकी
तकनीकी जो होता है शैली और प्रतिक्रिया समय को सुधारने के प्रशिक्षण के साथ साथ अधिक शक्ति देने के लिए शिक्षित होता है। यानी कि तकनीकी का मतलब यहाँ पे होता है शैली, उसको करने का तरीका होना चाहिए। जनरली नहीं कि आपको अब एक्सरसाइज करनी तो आप कहीं से किसी भी तरफ से हाथ घुमा दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है। हर एक का ट्रिक और हर एक का तरीका होता है जो हमें शक्ति और ताकत देता है। बिना जाने समझे यदि आप एक्सरसाइज योगा करेंगे तो हो सकता है आप इंजर्ड हो जाएं, आप उससे घायल हो जाएं, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए, आपकी नस जो है वो खिंच जाए। तो इसलिए तकनीकी और शैली होना भी इसमें जरूरी है। फिर अभ्यास निपुण बनाता है। तो आपको पता है करत करत अभ्यास के जड़मत हो सो जान, नसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। किसी भी चीज को आप जितने टाइम्स करेंगे पहले आपसे कम बनेगा, नहीं बनेगा, कम बनेगा, धीरे धीरे आप उसे करते जाएंगे और बाद में आप उसमें कौशल पूर्ण हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, क्योंकि वो आपसे आने लगेगा। आप ये लेक्चर सभी सुन रहे हैं, आपके साथ समझ में फर्स्ट टाइम में ना आया, सेकंड टाइम जब आप सुनेंगे समझेंगे और धीरे धीरे लेक्चर्स भी आपके समझ में आ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यही चीज होता है कि अभ्यास निपुण बनाता है और हर एक को अभ्यास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। चलिए फिर, और पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।